Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your history book, that is chapter number 9, Vital Villages, Thriving Towns. प्रभाकर at the blacksmith's shop. प्रभाकर कहाँ पर था? blacksmith की shop पर. प्रभाकर sat watching the smiths at the local shop. प्रभाकर स्मिथ्स को देख रहा था उन्हीं की लोकल शॉप पर. There was a small bench on which iron tools like axes and sickles were laid out ready for sale. वहाँ पर एक छोटी सी बेंच पर आयरन के कुछ टूल्स रखे हुए थे, एक्सेस और सिकल्स, किस लिए? सेल करने के लिए. A bright fire was burning. बहुत चमकती हुई फायर, आग वहाँ पर जल रही थी. And two men were hitting and beating metal rods into shape. और दो आदमी वहाँ पर उस मेटल्स को गर्म करके उनको ठोक पीट रहे थे, उन मेटल रोड्स को अलग अलग शेप में. इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी. वो बहुत ही गर्म और बहुत ही नॉइजी था. एंड येट इट वॉज फैस्किनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग. और उसके बाद वो यह जब ये कुछ देख रहा था, वो तो ये जानने को बहुत इच्छुक था कि ये सब. Iron tools and agriculture. We often take the use of iron for granted today. आज के समय में हम आयरन का, जो लोहे का जो यूज है, उसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. Things made of iron and steel are a part of our daily lives. जितनी भी चीजें हैं जो भी लोहे से और स्टील से बनी है, वो हमारी रोज की लाइफ की, रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अहम रोल प्ले करती हैं. The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. और आयरन का यूज कब स्टार्ट हुआ था? करीब 3000 साल पहले. Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials, about which you read in chapter 5. कुछ जो कलेक्शन था आयरन टूल का, जो बड़ा बड़ा कलेक्शन था और जो हथियार वगैरह थे, वो कहाँ पे पाए गए थे? बोरियल्स में, मेगालिथिक बोरियल्स में, जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था. अराउंड 2500 years ago there is evidence for the growing use of iron tools. 2500 साल पहले आयरन टूल्स के यूज के लिए कुछ एविडेंस पाए गए. These included axes for clearing forest. उसमें क्या क्या इंक्लूड था? एक्सेस थे जिसको फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए यूज किया जाता था. एंड द आयरन प्लव शेयर, और प्लव भी आयरन का पाया गया. As we had seen chapter 6, the plough share was useful for increasing agricultural production. जैसे कि हमने चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ा था, जो प्लव होता है उसका यूज एग्रीकल्चर के लिए या खेती बाड़ी में किया जाता है. Other steps to increase production, irrigation. और क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? इरिगेशन वगैरह. The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. जितने भी हमने राजाओं और उनके राज्यों के बारे में पढ़ा है, वो सब नहीं एग्जिस्ट कर सकते बिना उनके विलेजेस के. While new tools and the system of transplantation, chapter 6, increased production. जो नए नए टूल्स होते हैं आयरन के या फिर और चीज़ों के, वो किसका एक सिस्टम है, मीन्स कुछ भी नई चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उनका यूज़ किया जाता है. इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज. और इरिगेशन जो सिंचाई वगैरह का वर्क होता है, उसको भी यूज में लाया जाता था. इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स. सिंचाई करने के लिए जब पानी की ज़रूरत होती थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, बहुत सारी चीज़ उसमें इंक्लूड होती थी, जैसे कैनाल्स, वेल्स जो कुएं होते थे, टैंक्स होते थे, पानी की टंकी, और कुछ आर्टिफिशियल लेक्स. Who lived in the villages? There were at least 3 different kinds of people living in the most villages in the southern and northern part of the subcontinent. वहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग तरह के लोग रहते थे गाँव में. सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स के गाँव में 3 अलग अलग तरह के लोग रहते थे. इन द तमिल रीजन, लार्ज लैंड ओनर्स वर नॉन एज वेलालर.
जो तमिल साइड का जो एरिया था वहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, उनको वेलरर्स के नाम से जाना जाता था। ऑर्डिनरी प्लफमैन, जो ऑर्डिनरी प्लफमैन्स होते थे उनको उजावर के नाम से जाना जाता था। एंड जो लैंडलेस लेबरर्स होती थी, जिनके पास जो मजदूर वगैरह होते थे और जिसमें दास दासी स्लेव्स वगैरह भी इंक्लूड होते थे, उनको कादाइसियर एंड आदिमाई के नाम से जाना जाता था। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नॉन एज द ग्राम भोजका। उस कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज का जो हेडमैन होता था, विलेज का जो सरपंच होता था, उनको ग्राम भोजिका के नाम से जाना जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। जो लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे उनको मीन्स उन्हीं को वहाँ का हेड बना दिया जाता था। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटी। अदर वर्ड्स में कहें तो मीन्स अपने से, जैसे आज के टाइम में कोई आदमी है उसके बाद उसका बेटा ही वहाँ का हेड बन जाता था। द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। जो ग्राम भोजका होता था वो सबसे बड़ा जमींदार होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। उसके पास दास दासी होते थे और भी अलग से वर्कर्स होते थे, मजदूर वगैरह होते थे, जो कि उसके लैंड पर खेती बाड़ी करने का काम करते थे। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल, उससे अलग वो बहुत ताकतवर होता था। द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। किंग्स उनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए हायर करते थे। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज। वो एक जज की तरह जो सारे डिसीजंस लेते हैं, कुछ भी गलत सही हो रहा है उसके लिए उसको रखा जाता था। एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन, और कभी कभी वो पुलिसमैन का भी वर्क करते थे। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नॉन एज गृहपतिस, मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। इससे अलग जो ग्राम भोजका होते थे वो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते थे। जिनको मीन्स ग्राम भोजका से अलग वहाँ पे इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे, जिनको गृहपतिस के नाम से जाना जाता था। और वो स्मॉल और ज़्यादा, और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे लैंड ओनर्स भी होते थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज दासा कमाकरा हु डिड नॉट own land and had to earn a living working on the fields owned by others। और कुछ मैन और वुमेन वहाँ पे ऐसे भी होते थे जो दास दासी का काम करते थे, या फिर जिनके पास अपना खुद का कोई लैंड नहीं होता था और वो दूसरे के लैंड पर एज अ वर्कर वर्क करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। और गाँव में कुछ लोग क्राफ्ट पर्सन होते थे, जैसे कोई ब्लैक स्मिथ होता था, कोई पॉटर, कोई कारपेंटर, बढ़ई वगैरह, या कोई वीवर जो बुनाई के काम करते हैं। The earliest Tamil compositions. Some of the earliest works in Tamil, known as Sangam literature, were composed around 2300 years ago. कुछ काम जो होते थे तमिल में पहले, उनको संगम लिटरेचर के नाम से मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें थी तमिल में जो पहले होती थी जिनको संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता था, और वो 2300 साल पहले शुरू हुई। दिस टेक्स्ट, उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई थी उनको संगम कहा जाता था, बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज नॉन एज संगम्स ऑफ पोइट्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि वो कंपोज होगा और वो असेंबलीज में बोला जाएगा, और बहुत सारे जो कवि वगैरह होते थे उस टाइम पे, वो सब उनको वहाँ पर करेंगे। जैसे मदुरई में जो कवि थे वो इसी तरह का काम करते थे। द तमिल टर्म्स मेंशन अबोव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। जितने भी ऊपर तमिल टर्म्स बोली गई हैं वो सब संगम लिटरेचर में। Finding out about cities, stories, travelers, sculpture and archaeology. You may have heard of the Jatakas. आपने जटाका के बारे में सुना होगा। These were the stories that were probably composed by ordinary people. ये वो stories है, वो कहानियाँ हैं जो कि आम लोगों के द्वारा बनाई गई हैं और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनके थ्रू लिखी गई हैं। Here is a part of जटाका स्टोरी। यहाँ पे जटाका की एक स्टोरी का ही एक पार्ट है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक जो पुअर मैन था वो रिच कैसे बना। द क्लेवर पुअर मैन।
Once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. एक बार की बात है, एक बहुत ही चतुर गरीब व्यक्ति था जो एक शहर में रहता था. His only resource was a dead rat. उसके पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. वो क्या चाहता था कि वो इसको बेच दे और उसके बदले में वो उनसे एक कॉइन ले ले. Then one day there was a storm. एक दिन तूफान आता है. The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was a loss as to how to clear the mess. एक दिन जब तूफान आता है तो जो राजा का जो बगीचा होता है वहां पर सारी ब्रांचेस और लीव्स फैल जाती हैं. तो गार्डनर ये सोचता है कि वो इतना सब बिखरी हुई चीजों को कैसे साफ करेगा. द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन. यंग मैन ऑफर देता है गार्डनर को कि मैं ये गार्डन क्लीन कर सकता हूँ अगर तुम मुझे ये सारी वुड्स और लीव्स ले जाने दो. सो गार्डनर एग्री कर देता है. गार्डनर उसकी बात से सहमत हो जाता है. द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग विद एन ऑफर ऑफ स्वीट्स फॉर एवरी स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड कलेक्ट. तो यंग मैन जो आसपास के जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनको स्वीट्स का ऑफर देता है और बोलता है, बहुत ही अच्छा सा ऑफर देता है कि तुम मेरे लिए स्टिक्स और लीफ कलेक्ट कर दो. At that time, every scrap has been neatly piled near the entrance. तो सारी जो स्क्रैप थी, जो सारा वो सामान था, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है. Just then the king's potter, उसी के बाद वहाँ पे राजा का जो पॉटर होता है वो आता है और वो वहाँ पे फ्यूल की तलाश में आता है क्योंकि उसको जो मिट्टी के बर्तन थे उनको जो पोट्स थे उनको बेक करना था. सो ही टुक द होल लोड एंड पेड द यंग मैन फॉर इट. तो वो उससे वो सारी लकड़ियाँ और पत्तियाँ ले लेता है और उसके बदले में उसको पे कर देता है. वन यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान. सो दैट जो वो यंग मैन था वो एक और प्लान के बारे में सोचता है. वो एक पानी से भरा हुआ जार एक सिटी के गेट के पास लेके जाता है और जितने भी वहाँ पे ग्रास कटर्स होते हैं उनको ऑफर करता है. दे वर प्लीज एंड सेड. वो उसको थैंक यू करते हैं और कहते हैं यू हैव डन अस अ गुड टर्न. तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा किया. टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू. हमें बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं. ही रिप्लाइड आई लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प. वो कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी. ही देन मेड फ्रेंड्स विद द ट्रेडर. उसके बाद वो व्यापारी से उसकी दोस्ती हो जाती है. वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम. एक दिन एक व्यापारी उसको बताता है टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेस. कल एक यहाँ पे घोड़ों का डीलर आएगा अपने 500 घोड़ों के साथ. हियरिंग दिस और यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर्स. ये सुनने के बाद वो जो यंग मैन होता है वो दोबारा से ग्रास कटर्स के पास जाता है और कहता है प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच. वो बोलता है प्लीज सब मुझे एक एक बंडल ग्रास का दे दो. एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोक. और बोलता है कि जब तक तुम अपनी ग्रास नहीं बेचोगे जब तक मेरी ग्रास नहीं बिक जाएगी. दे एग्रीड. वो सहमत हो जाते हैं एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास. और उसको 500 बंडल मिल जाते हैं ग्रास के. व्हेन द हॉर्स डीलर कुड नॉट बाय ग्रास एनीवेयर एल्स. उस जो हॉर्स डीलर होता है वो कहीं और से ग्रास नहीं खरीदता. वो सिर्फ उस यंग मैन से ग्रास खरीद लेता है और उसको उसके बदले में 1000 कॉइन्स दे देता है. तो इस तरह से वो रिच बना. वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज. बहुत सारे और भी तरीके थे जिससे अर्ली सिटीज के बारे में पता किया गया. स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लिव इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन फॉरेस्ट. वहाँ के गांव के लोगों के बारे में और वहाँ पे जो जंगल वगैरह थे उनके बारे में बहुत सारी चीजें उनको मिली. मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स. कुछ स्कल्पचर्स जो थे उनसे रेलिंग्स को डेकोरेट किया जाता था, पिलर्स को, और जो बिल्डिंग्स के गेट होते थे उनको डेकोरेट किया जाता था. जो भी लोग वहां घूमने आते थे वो आकर उनको देखते थे. Many of the cities that were developed from about 2500 years ago were capitals of the महाजनपद. जितनी भी वहाँ पे जो शहर थे वो 2500 साल पहले बनी थे और ज़्यादातर सभी महाजनपद की कैपिटल थी जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था. एज वी हैड सीन सम ऑफ दीज सिटीज वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स. और जैसे कि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि जितनी भी वो बिल्डिंग्स थी उन सब के चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी. इन मैनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रो ऑफ पोर्ट्स और क्रीमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर. और बहुत सारे शहरों में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो
पोर्ट्स को बनाते थे, वहाँ पे उनको पोर्ट्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो वहाँ के लोग जो पोर्ट्स बनाते थे, उनको वो पोर्ट्स मिली और बहुत सारी रिंग्स मिली जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए थे और उनको रिंग वेल्स बोला गया है। These seem to have been used as toilets in some cases, as drainage और गार्बेज डंप्स। वहाँ पे बहुत सारे टॉयलेट्स, ड्रेन्स और गार्बेज डंप्स भी बनाए गए थे। These ring wells are usually found in individual houses, और जो ये रिंग वेल्स थे ये अलग अलग घरों में पाए गए थे। We have hardly any remains of palaces, वहाँ पे मुश्किल से ही कोई महल वगैरह बचा था। Markets और homes of ordinary people, और आम लोगों के घर और मार्केट भी बहुत ही कम थे। Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू खोज लिए गए। Others made of wood, और जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो वुड की बनी हुई थी, मिट्टी की बनी हुई थी, मड की और थैच की, जो ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज़, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन सिटीज़ में पाई गई थी, जो सेलर्स और ट्रैवलर्स जो भी वहाँ पे विजिट करने आते थे उन्होंने उसके बारे में उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने बहुत डिटेल में, एक ग्रीक सेलर थे, उन्होंने बहुत डिटेल में उनके बारे में उनको बताया। ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड, जितने भी पोर्ट्स में वो सेलर जा चुका था उसके बारे में उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। The story of Barigaza, the Greek name of for Bharuch, means Bharuch एक जगह का नाम है, उसी का ग्रीक नेम है Barigaza. The Gulf is very narrow at Barigaza, जो खाड़ी है Barigaza में वो बहुत ही नैरो है और बहुत हार्ड है वहाँ पे, कि जो भी इट इज़ वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी, कि जो भी समुद्र के अंदर से लोग समुद्र के अंदर से कुछ भी आ रहे हैं उनको कैच करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है वहाँ पे। शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। जो शिप्स वगैरह हैं वो बहुत एक्सपीरियंस, जो वहाँ के फिशरमैन्स है, लोकल फिशरमैन्स जो किंग के यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय वर्क करते हैं या किंग ने जिनको हायर किया गया है, वही शिप्स वगैरह आने जाने का सब कुछ वही लोग देखते हैं। द इम्पोर्ट्स इनटू बेरीगजा वर्ड, जो इम्पोर्ट्स हैं बेरीगजा में वो क्या क्या है? वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपास, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द टाउन्स इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, जो भी उस टाउन में प्लांट्स होते हैं वो सब प्लांट्स जो वो सब हिमालय से ही लाके लगाए जाते हैं, जैसे आइवरी, एगेट, कार्नियल, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। स्पेशल गिफ्ट्स वर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स के थ्रू कुछ स्पेशल गिफ्ट्स लाए जाते हैं राजा के लिए, जैसे उसमें क्या क्या होता है? वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन्स, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ। Okay, now coins. You may have now wealth is measured in terms of coins in the story on page number 90. आपने पहले भी पढ़ा था, अभी पेज नंबर 90 पे, यहाँ पर आपने पेज नंबर 90 पे आपने अभी पढ़ा था कि जब जैसे उसको कुछ भी चीज़ें चाहिए होती थी पुअर मैन को, तो वो उनके बदले में कॉइन्स लेता था। तो कॉइन्स एज अ मनी यूज़ होते थे, अभी भी यूज़ होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे हज़ारों सिक्के मिले जो कि उस पीरियड से बिलोंग करते थे। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज़ फॉर अबाउट 500 ईयर्स, और वो कॉइन्स करीब 500 साल पहले तक एज अ पंच मार्क कॉइन्स मीन्स 500 साल पहले तक यूज़ किए जाते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स कौन से होते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समथिंग स्क्वायर और राउंड इन शेप। जो पंच मार्क कॉइन्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, स्क्वायर होते हैं और राउंड शेप के होते हैं। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स, और वो मेटल शीट से ही उनको कट करके तब बनाया जाता था, या फिर एक मेटल ग्लोबस से मीन्स एक स्फेरिकल शेप के, या फिर वो बनाए जाते थे। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड इन विथ सिम्बल्स यूजिंग डाइज और पंचेस। जो कॉइन्स होते थे उनको ठोक पीट कर वहाँ पे उस टाइम पे उनको शेप दे के बनाया जाता था। हैंस दे आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स, और इसलिए उनको मीन्स उन कॉइन्स पर स्टैम्प भी लगाई जाती थी, इसलिए उनको पंचमार्क कॉइन्स भी कहा गया है। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और ये जो कॉइन्स है वो सब कॉन्टिनेंट मीन्स वहाँ के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते थे।
and remained in circulation till the early centuries CE. और मीन्स वो पहले के टाइम में ही यूज़ होते थे, तो वो अर्ली सेंचुरीज में ही देखे गए हैं. अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज. रीड दिस शॉर्ट पोएम फ्रॉम द संगम कलेक्शन. संगम कलेक्शन की एक पोएम है यहाँ पे. एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द सोल्ट ऑफ अनदर, क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स एंड कार्ट्स थ्रू सेंट्स white as moonlight, taking whole families who hate to be left behind. The departure of the salt merchants leaves the city empty. Salt was produced plentifully along the sea coast. नॉर्मल यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि पहले लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का भी यूज़ करते थे. तो उस सिस्टम में क्या होता था कि अगर लोगों ने किसी से कोई चीज़ ली है, तो वो उसके बदले में उसको पैसे ना देके कोई और सामान दे देता था या फिर उसका कोई और काम कर देता था, जिससे कि वो लोग इजीली अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे विदाउट द फॉर्म ऑफ मनी. Cities with many functions. Very often a single town was important for a variety of reasons. बहुत जल्द उस टाइम पे एक सिंगल टाउन जो था वो बहुत सारे रीजंस के लिए इम्पॉर्टेंट था. मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स. मथुरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है 2500 साल से भी ज़्यादा से. इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड. क्योंकि जहाँ से लोग दो क्रॉस रोड से जहाँ से लोग आ जा सकते थे, तो वो मथुरा से ही होकर आ जा सकते थे. अब ट्रेवल भी वहीं से कर सकते थे और ट्रेड भी, व्यापार भी. फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ एंड नॉर्थ से साउथ की तरफ. देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स. Farmers and herders from adjoining areas provided food from people in the city. जो farmers और herders होते थे वो जो सिटी में रहने वाले लोग थे उन तक खाना वगैरह पहुंचाते थे. मथुरा was also a center where some extremely fine sculpture was produced. मथुरा एक ऐसी भी जगह थी जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी. Around 2000 years ago, मथुरा became the second capital of the Kushans. करीब 2000 साल पहले तक मथुरा जो थी वो सेकंड कैपिटल थी कुषाण की. अबाउट होम यू विल बी रीडिंग इन चैप्टर 10, जिसके बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे. मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर. मथुरा एक बहुत धार्मिक जगह भी है. देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं, जैना श्राइन्स भी हैं. एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा. और वहाँ पे भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है. उनके लिए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर है. सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेसेस such as stone slabs and statues have been found in Mathura. बहुत सारे stones, slabs और statues मथुरा में पाए गए हैं. Generally these are short inscriptions recording gifts by man and sometimes women to monasteries and shrines. ये कुछ छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस है जिनके बारे में बताया गया है कि जो मैंस और वुमेन्स होते थे वो मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स में गिफ्ट्स वगैरह भी ले जाते थे. दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस. और ये सब किसके थ्रू बनाए गए थे? किंग्स और क्वींस के थ्रू. ऑफिसर्स, मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन्स हु लिव्ड इन द सिटी. और जितने भी ऑफिसर थे, मर्चेंट्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स जो कि शहर में रहते थे उनके थ्रू भी. फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूम्स. इससे अलग जो मथुरा में बहुत सारे गोल्डस्मिथ्स भी थे, ब्लैकस्मिथ्स भी थे, वीवर्स, बास्केट मेकर्स थे, गार्लैंड मेकर्स थे और परफ्यूमर्स भी थे. क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स. हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं क्राफ्ट से रिलेटेड. दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी. उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिट्टी के बर्तन भी हैं जिनको नॉर्थ प्लैंक पॉलिश्ड वेयर बोला जाता है, NPPW. इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और ये नॉर्दर्न पार्ट से सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट से लिया गया है इसका जो नाम है. रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव बीन सर्वाइव. जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे क्राफ्ट्स के, वो सर्वाइव मीन्स वो नहीं है. हम वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पॉर्टेंट. लेकिन हम जो टेक्स्ट वगैरह थे उनसे पता चला कि जो मैन्युफैक्चर क्लॉथ का जो मैन्युफैक्चरिंग
पार्ट था या फिर जो वो मैन्युफैक्चर किए जाते थे, क्लोथ बनाए जाते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। देयर वर फेमस सेंटर्स, बहुत सारे फेमस सेंटर्स थे, जैसे कि नॉर्थ में वाराणसी, साउथ में मदुरई। बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स, और मैन और वुमेन दोनों ही इन सेंटर्स में काम किया करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस नॉन एज श्रेणीज, बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स ने एसोसिएशन बनाई थी जिनको श्रेणीज बोला गया है। दीज श्रेणीज ऑफ प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो ये श्रेणीज थी वो बहुत सारे कच्चे माल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती थी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड, उसके बाद जो मर्चेंट्स की श्रेणी थी उन्होंने व्यापार भी शुरू किया। श्रेणी ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स व्हेन रिच मैन एंड वुमेन डिपोजिटेड मनी, श्रेणी में बैंक का काम भी होता था जहाँ पे जो रिच मैन और वुमेन थे अपनी मनी को आकर डिपोजिट करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यू, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होती थी और जितना भी इंटरेस्ट का पार्ट होता था वो उनको वापस से दे दिया जाता था, और या फिर उसको किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन के लिए या मोनेस्ट्री में यूज़ किया जाता था। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, NBPW इज अ हार्ड, ये एक बहुत ही हार्ड व्हील से बना हुआ मेटल लुक का एक ब्लैक सरफेस है। द पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्थन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर, जो पॉटर्स होते हैं जो वो मटेरियल है उसको एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं और जिसके बाद जो उसका आउटर जो पार्ट है वो ब्लैक हो जाता है। अब फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस, और उसके ऊपर एक ब्लैक स्लिप भी लगाई जाती है जिससे कि उस पोट्री को एक मिरर जैसी शाइन दी जा सके। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र, ये रूल्स कहाँ से लिए गए हैं? अर्थशास्त्र से, जिनके बारे में चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग could be done in workshops under the supervision of a special officer, इसमें बताया गया है कि जो स्पिनिंग और वीविंग का काम है वो वर्कशॉप्स में कैसे किया जाता है, किसी स्पेशल ऑफिसर के देखते हुए। विडोज, जो विधवा औरतें होती हैं, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, जो कि अलग तरह से होती हैं, जैसे नन्स भी होती हैं, कुछ कॉटेशंस की मदर होती है, कुछ रिटायर वुमेन होती है, वो सब किंग के यहाँ पे सर्वेंट थी। वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स, और कुछ वुमेन्स ऐसी भी थी जो टेम्पल्स वगैरह से रिटायर हो चुकी थी। मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग वूल, उनको वूल, बाग, कॉटन, हेम्प और फ्लेक्स बनाने के लिए रखा गया था। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, और उनको उनकी क्वालिटी की कि वो किस तरह का काम कर रही हैं और कितना काम कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता था। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम, जो वुमेन अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी वो उनको मेड सर्वेंट के थ्रू उन तक कच्चा माल पहुंचा दिया जाता था और उसके बाद फिनिश्ड वर्क उनको वापस दे दिया जाता था। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप, जो वर्कशॉप तक आ सकती थी वो वहीं पर आकर सारा काम करती थी और सारे अपने वेजेस ले लेती थी, उनसे सारी सैलरी ले लेती थी। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क, और वहाँ पे एक प्रॉपर लाइट भी थी जिससे कि वो वर्क को अच्छे से कर सके। इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क ही शुड बी पनिश्ड, अगर कोई वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट था, जो ऑफिसर था, अगर वो वुमेन से काम से अलग कोई और बातचीत वगैरह करने लगता था या फिर कुछ और बोलता था तो उनको पनिश किया जाता था उसके लिए। इफ़ अ वुमेन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, अगर वुमेन अपना काम ठीक से नहीं करती थी या पूरा नहीं करती थी, शी विल हैव टू पे अ फाइन, तो उसको उस बात के लिए फाइन भी पे करना होता था। एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, उसके अंगूठे को भी काट दिया जाता था। A closer look, Arica Meadow. Find Arica Meadow in पुडुचेरी, पुडुचेरी में अरिका मेडू है जो कि आप पेज नंबर 113 में मैप 7 में फाइंड कर सकते हैं। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज नंबर 96, और 96 पेज नंबर पर आपको रोम के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, करीब 2200 साल या 1900 साल के बीच में अरिका मेडू वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट, वो एक नदी के पास का एक सेटलमेंट है जहाँ पे शिप्स को सामान से अनलोड किया जाता था। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा एक ईंटों का स्ट्रक्चर था वहाँ पे जो वेयर हाउस के लिए यूज़ किया जाता था। मीन्स उस साइड पे वहाँ पे वो पाया गया जिसको एज अ गोडाउन या एज अ वेयर हाउस यूज़ किया जाता था।
अदर फाइंड्स इंक्लूड, उससे अलग पॉटरी, मेडिटेरेनियन रीजन में उस एरिया में पॉटरी पाई गई, सच एज एम्फीरियो टॉल डबल हैंडेड जार्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, जिसमें कि वाइन या ऑयल होता था, एंड स्टैम्प रेड ग्लेज्ड पॉटरी, और वो एक रेड कलर की पॉटरी पे उस पर मोहर लगाई जाती थी जिसको एडिटाइन वेयर बोला जाता था, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, जो कि कहाँ पे था, इटली में। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प मोल्ड, और उसके बाद उसको एक वेट क्ले, जो गीली क्ले होती है, उससे उस पर स्टैम्प लगाई जाती थी। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली, और वहाँ पे कुछ ऐसे बर्तन भी होते थे जो वहाँ पे लोकली बनाए जाते थे या फिर जिन पे रोमन डिजाइन का यूज किया जाता था। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर और जो गम्स थे वहाँ पे, उनको भी उस साइट पर खोजा गया। स्मॉल tanks have been found that were probably dyeing vats used to dye clothes. जो स्मॉल टैंक्स थे उनको भी वहाँ पे ढूंढा गया जो कि किसी डाई क्लोथ से के लिए यूज किए जाते थे। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लासेस, और कुछ वहाँ पर एविडेंस इस चीज के भी थे कि जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स और जो ग्लासेस हैं वो, जो कि उनसे जो बनाई हुई चीजें हैं, कुछ हमें उनके भी वहां पर एविडेंस मिले हैं। ओके, हियर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एल्सवेयर। Here is the last topic of your chapter elsewhere. Find Rome on map 6. मैप 6 में आप रोम को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप, और ये यूरोप की एक बहुत पुरानी सिटी है, एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन गंगा वैली। और कहाँ पे डेवलप हुई है? गंगा वैली जैसी सिटीज में। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। रोम बहुत बड़े एम्पायर की ही एक कैपिटल थी, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, जो कि यूरोप के ही पास थे, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया। ऑगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्परर्स, और ऑगस्टस जो थे वो वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट एम्परर थे जिन्होंने 2200 साल पहले वहां पर रूल किया था। सेड दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक, उन्होंने रोम को एक सिटी पाई थी ब्रिक्स की, मीन्स जो ईंटों से बनी हुई थी, एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, और उसको मार्बल की सिटी भी बोला गया है। ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स एंड पैलेसेस, उसने और उसके बाद वाले जो रूलर्स थे उसने वहां पर बहुत सारे टेम्पल्स और बहुत सारे पैलेसेस, महल भी बनवाए। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज एम्फी थिएटर्स, उसने बहुत सारी चीजें वहां पे बनवाई, जैसे ओपन एरियानाज सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स वेयर सिटीजन्स कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शोज। वहां पे मीन्स वहां पे आकर लोग, बहुत सारे थिएटर्स ऐसे थे कि जहाँ पे आकर लोग बहुत सारे शो दिखते थे। पब्लिक बाथ्स थे वहां पर, वुमेन्स और मेंस दोनों के लिए अलग अलग। वेयर पीपल मैट एंड रिलैक्स, जहाँ पे पीपल मिलते भी थे और ऐसी जगह भी थी जहाँ पे पीपल मिलते थे और रिलैक्स करते थे। ह्यूज एक्वेडक्ट्स चैनल्स टू सप्लाई वाटर, एक बड़े बड़े चैनल्स थे जहां से पानी सप्लाई होता था। वर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, जिससे कि जो पानी है वो सिटीज में लाया जा सके। फॉर बाथ्स, फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स, मीन्स टॉयलेट्स के लिए यूज किया जा सके, नहाने के लिए यूज किया जा सके, और फाउंटेन्स के लिए यूज किया जा सके। ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।